थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की थ्योरी कौन कौन सी हैं जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। पहली थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉयड। साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉयड। इस थ्योरी में उन्होंने बताया था इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। ये थ्योरी एम्फसाइज करती है रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस, मतलब जो हम अनजाने में करते हैं उसके ऊपर ये फोकस करती है। अनकॉन्शियस प्रोसेस इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, हमारी पर्सनैलिटी या हमारे बिहेवियर को करने के पीछे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, अनकॉन्शियसली हम सारे काम करते हैं। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग तो पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, पर्सनैलिटी इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 पार्ट्स: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड ये ऐसी जो अनकॉन्शियसली हमारे इसमें इच्छाएं हैं, इसके साथ हम पैदा ही होते हैं, मतलब हमें प्लेजर चाहिए। जैसे वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो उस चीज़ के लिए जिद करेंगे ही करेंगे। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है डिजायर की, खुशी हमें चाहिए, डिजायर ऑपरेटिंग ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ये अनकॉन्शियसली है और वी बॉर्न विद इट। इट जो है मतलब वो, ये एक ऐसा पार्ट है हमारा कि हमें खुशी चाहिए, और जब हम इसके साथ हम पैदा ही होते हैं, हम इसमें कुछ सोचते समझते नहीं है। जो चीज़ हमें खुशी दे रही है, चाहे वो गलत हो सही हो, कितना भी कुछ भी हो, हमें वो चाहिए। तो ये इड है। ईगो, ईड के बाद आता है ईगो। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब सोच समझ के जो किया जाए वो है ईगो की कैटेगरी में आता है पर्सनैलिटी को बनाने में। इट मीडिएट बिटवीन डिमांड ऑफ इड एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो इन दोनों के बीच में एक तो बचपना है, एक हाई लेवल का, तो कहीं ना कहीं बीच में ही रहा जा सकता है। तो ये है ईगो। इट मोस्टली लोकेटेड इन द कॉन्शियस पार्ट, मतलब जानबूझ के सोच समझ के जो फैसले लिए जाएँ वो यहाँ पर आते हैं। ये मोस्ट लॉजिकल एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, विद एग्जीक्यूटिव पावर, कि जो हो सकता है ये उस पर फोकस करता है। ऐसा नहीं कि जो मुझे चाहिए, एक्चुअली जो पॉसिबल है उस पर फोकस करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग, मेमोरी, प्लानिंग, जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी अचानक तो हो नहीं जाएगा, सबके लिए रीजनिंग, प्लानिंग करनी पड़ेगी, फैसले लेने पड़ेंगे। तो ईगो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। सुपर ईगो इंटरनाइज करता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंस देता है सोसाइटल नॉर्म्स को, मॉरल्स को, राइट और रॉन्ग्स को, मतलब ये सही है ये ही होना चाहिए, गलत है तो चाहे उसके लिए कितना भी फ़ायदा हो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सुपर ईगो फोकस करता है मोरालिटी पर, राइट एंड रॉन्ग पर। इट रिप्रेजेंट द नॉर्म्स एंड क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, हिज फैमिली एंड सोसाइटी इन एन इथिकल कॉन्स्टेंट ऑन द बिहेवियर। मतलब ये समाज के अकॉर्डिंग गलत है तो हमें ये करना ही नहीं है। सुपर ईगो इस पे फोकस करता है, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है। ट्रेट फैक्टर थ्योरी, ये कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस थ्योरी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग एंड मेजरिंग स्पेसिफिक ट्रेट। जो स्पेसिफिक ट्रेट हैं उन पे फोकस करता है कि ये ट्रेट पर्सनैलिटी को बनाएंगे। इसमें 2 मोस्ट कॉमन थ्योरी हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट है ऑलपॉट की ट्रेट थ्योरी, ये दी थी गॉर्डन एलपॉट ने। दिस थ्योरी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रेट्स दैट मेक अप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मतलब ऐसे कौन कौन से ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो पर्सनैलिटी को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑलपॉट की थ्योरी एम्फसाइज करती है द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड द रोल ऑफ द ट्रेट्स। मतलब हर एक इंसान थोड़ा बहुत अलग तो है, तो ये यूनिक करेक्टरिस्टिक है और कुछ तो कॉमन करेक्टरिस्टिक है जो पर्सनैलिटी को बनाते हैं, हर एक के डिफरेंट। इनके अकॉर्डिंग ट्रेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेट्स। दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट वो हैं कि जो पर्सनैलिटी को अलग करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट है जो डिफाइन करते हैं कि ये इंसान कैसा है, इंटायर पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि ये इंसान कैसा होगा, तो उन्हें कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स। कुछ है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट का मतलब ये है कि ये सभी में होते हैं, कॉमन है। दीज आर द जनरल करेक्टरिस्टिक फाउंड टू सम डिग्री इन एवरी पर्सन। हर एक में कुछ हद तक पाए जाएंगे, सेंट्रल ट्रेट है। सेंट्रल ट्रेट लेस डोमिनेंट है, मतलब सब में है, तो लेस डोमिनेंट है, तो सब, अगर कोई चीज़ सब में है तो सब अलग कैसे होंगे? तो कार्डिनल ट्रेट उन्हें अलग करेंगे। तो कार्डिनल ट्रेट डोमिनेट करते हैं पर्सनैलिटी में। सेंट्रल मतलब इंसान है सब एक जैसे तो कुछ हद तक होते ही हैं, कुछ अलग होते हैं। तो जो कुछ हद तक समान है वो सेंट्रल ट्रेट की वजह से है, और डिफरेंट है वो कार्डिनल ट्रेट की वजह से हैं। सेंट्रल ट्रेट आर लेस डोमिनेंट देन कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल अपना असर दिखाएंगे, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग दिखाई देगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट, दीज आर द स्पेसिफिक ट्रेट जो अपीयर होते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर जब दिखाया जाता है वो होता है सेकेंडरी ट्रेट की वजह से।
इंडिविजुअल यूनिकनेस होती है इन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ही बिलीव दैट ट्रेड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वे, देखो ट्रेड्स सबके हैं, कुछ कॉमन है कुछ अलग हैं, बट उनका कॉम्बिनेशन काम करता है। ही बिलीव दैट ट्रेड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए वे दैट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी, इट एम्फसाइजिंग दैट ईच पर्सनस ट्रेड कॉम्बिनेशन इज यूनिक। ट्रेड्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हर एक इंसान का डिफरेंट है, इसलिए इसी वजह से हर एक इंसान अलग है। केटल्स की ट्रेड थ्योरी क्या कहते हैं रेमंड केटल के अकॉर्डिंग? दिस थ्योरी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द की ट्रेट दैट मेक अप ह्यूमन पर्सनालिटी। कौन कौन से की ट्रेट हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। इनिशियली इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 16 प्राइमरी सोर्स हैं, बट लेटर इन्होंने 5 कैटेगरी में उसे डिवाइड कर दिया। 5 कैटेगरी ही बनाती है ट्रेड्स की, जैसे कि न्यूरोटिसिज्म कहा गया एक कैटेगरी को, जो डिफाइन करती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है। न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रावर्जन मतलब कैसा है सोसाइटी में, सोशेबिलिटी मतलब सोसाइटी में रहने का तरीका कैसा है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब नई नई चीज़ों को के जानने के बारे में क्यूरियोसिटी है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है। एग्रीएबलनेस मतलब कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाएगा। कॉन्साइंटिशियसनेस मतलब सेल्फ डिसिप्लिन दिखाएगा। तो ये उन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर दी कि इस कैटेगरी का ये इंसान, ये पर्सनैलिटी है। जो केटल्स की अप्रोच थी वो एम्फेसाइज करती है एक साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल मेथड, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। एम क्या था? टू क्रिएट ए कम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक हैं तो पर्सनैलिटी ऐसी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द इमेज ऑफ वन सेल्फ। खुद की इमेज कैसी है? दैट डेवलप फ्रॉम इंटरेक्शन। अब इमेज कैसे बनेगी? दूसरों से इंटरेक्ट करके ही बनती है। हम अकेले रहें तो हमारी इमेज तो हमारी नज़र में जो भी हो, पर दूसरों से इंटरेक्ट करके हमें कैसा लगता है कि हम कैसे हैं। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी है कार्ल रोजर ने दी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द इमेज ऑफ वन सेल्फ दैट डेवलप फ्रॉम इंटरेक्शन विद इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पीपल इन वंस लाइफ। मतलब हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो उनके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी या इमेज कैसी है, अपने बारे में हम कैसा सोचते हैं। दिस थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ सेल्फ परसेप्शन। ये थ्योरी फोकस करते हैं खुद के ऊपर ही फोकस करते हैं कि हम सेल्फ परसेप्शन मतलब खुद के बारे में हम कैसा सोचते हैं। इन शेपिंग पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, इट रिवॉल्व अराउंड हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड इवेल्ट देमसेल्फ। मतलब इंसान खुद को कितना कैसा समझता है उसके ऊपर ये फोकस करती है। इसका कंपोनेंट क्या होंगे? सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब सेल्फ इमेज कि खुद को कैसे देखते हो, हाउ वन व्यू वन सेल्फ। सेल्फ स्टीम कैसी है? फीलिंग अबाउट वंस मतलब कैसा सोचते हो अपने बारे में। आइडियल सेल्फ कैसा बनना चाहते हो। Congruence and incongruence. Congruence occurs when there is alignment between one's self concept and their experience. Congruence मतलब एक लाइन में एक सहमत हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आप कैसा समझते हो और वैसा ही आपको फील होता है, एक्सपीरियंस आप वैसे ही करते हो। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब समझ तो आप अपना बहुत अच्छा रहे हो पर फील नहीं हो रहा है ऐसा। तो इनकॉन्ग्रुएंस हैपन व्हेन देयर इज ए मिसमैच बिटवीन वंस सी देमसेल्फ एंड देयर एक्चुअल एक्सपीरियंस। खुद को जैसा देखते हो समझते हो और जो आपको एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग है। तो ये इनकॉन्ग्रुएंस है। तो इनकॉन्ग्रुएंस की वजह से होगा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, परेशान रहोगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कार्ल रोजर बिलीव करते थे कि अल्टीमेट गोल पर्सनल डेवलपमेंट का है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि खुद की पोटेंशियल को समझना और पर्सनल ग्रोथ को अचीव करना। मतलब हम क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना और उसे अचीव करना। सोशलाइजेशन थ्योरी पर्सनैलिटी। सोसाइटी का रोल है पर्सनैलिटी बनने में, हम कैसे हैं ये डिफाइन करता है कि सोसाइटी कैसे सोसाइटी में हम रहते हैं, मतलब उसका भी इफेक्ट पड़ता है। दिस थ्योरी फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स डेवलप देयर पर्सनैलिटी ट्रेट एंड बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन विद देयर सोशल इन्वायरमेंट। मतलब आसपास के लोग जैसे हैं उनका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। जैसे कि सोशलाइजेशन एजेंट, दीज आर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सोशल डेवलपमेंट को, जैसे कि हमारी फैमिली, पीयर, स्कूल एंड मीडिया। इन सब का रोल है हमारी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाने में। ईच प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग वैल्यू नॉर्म्स एंड बिहेवियर, क्योंकि यही डिफाइन करता है ना हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी का मतलब हमारी सोसाइटी का आईना। रोल टेकिंग,
थ्रू रोल टेकिंग इंडिविजुअल्स लर्न हाउ टू बिहेव इन वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलप एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। मतलब क्या रोल निभाते हैं हम सोसाइटी में, अपने रोल को किस तरह से निभाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। सोशल लर्निंग पीपल एक्वायर करते हैं बिहेवियर एंड एटीट्यूड थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। मतलब दूसरों को कॉपी करना। कैसे सीखते हैं बच्चे? कॉपी करके सीखते हैं। तो सोशल लर्निंग वहीं से होती है। कुछ के लिए जैसे रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ऑल्सो प्ले रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी। मतलब कुछ काम के लिए अगर हमें पनिशमेंट दी जा रही है तो हम दोबारा वो अवॉइड करेंगे, तो उसी तरह से हम अब बन जाएंगे। फिर अगर किसी चीज़ के लिए हमें इनाम दिया जा रहा है तो हम उस काम को अच्छे से करेंगे, तो वो एक हमारी हैबिट बन जाएगी और हैबिट से हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स दीज शेप पर्सनैलिटी बाय डिफाइनिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड एटीट्यूड विद इन सोसाइटी। सोसाइटी में आपको कैसे रहना है। Individuals adapt to these norms which influence their personality development. Socio-psychological theory of personality. The socio-psychological theory of personality integrate करती है social और psychological factor को to explain personality development and functioning. Social factor कौन से और psychological factor कौन से जो हमारे personality development में असर करते हैं, कोई ना कोई उनका इफेक्ट होता है हमारी personality को ऐसा बनाने में। This approach combines elements from both social psychology and personality psychology. ये emphasize करता है the interaction between individual trait and social influence। मतलब सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कितना है उसके ऊपर ही फोकस करेगा। Social identity. This theory highlights how individuals derive part of their self-concept from their members in social group। मतलब आपकी सोसाइटी में क्या आइडेंटिटी है उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। सोशल आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस हाउ पीपल परसीव देमसेल्फ एंड इंटरेक्ट विद अदर। कैसे खुद को परसीव करते हैं, दूसरे के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे। सोशल रोल थ्योरी दिस एक्सपेक्ट एग्जामिन हाउ सोसाइटल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। हम सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है तो वो हमारी पर्सनैलिटी फिर बन जाए, क्योंकि हम फिर वो ही काम करेंगे तो हमारे वो बिहेवियर में दिखेगा, फिर वो पर्सनैलिटी में दिखेगा। तो सोशल रोल मतलब सोसाइटी हमसे क्या रोल एक्सपेक्ट कर रही है और उसी तरह से हम बन जाएंगे। सोशल लर्निंग दिस अप्रोच कंसिडर हाउ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट विद इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये अप्रोच फोकस करती है कि हम दूसरे को देख के क्या सीखते हैं, क्योंकि सब कुछ सोसाइटी में कॉपी करके देख के ही सीखा जाता है, फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। कोग्निटिव एंड अफेक्टिव प्रोसेस दीज थ्योरी इन्वेस्टिगेट करती हैं हाउ कोग्निटिव प्रोसेस जैसे कि बिलीफ हमारा एटीट्यूड है एंड अफेक्टिव में जैसे कि हमारी इमोशंस है, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। तो ये थी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी।